So welcome back to the session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services Examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is Parliament approve G Ramji bill amid protest. Second issue is related to diabetes. Third issue is does India need to upgrade its biosecurity measures? Fourth issue is related to Shanti Bill 2025. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss Manrega gets new name G. What are new changes in a new bill? Why a news? Both houses of parliament passed the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Bill 2025 or VBG Ramji Bill to replace the Manrega 2005. पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में मनरेगा 2005 को रिप्लेस करने के लिए वीबी जी रामजी बिल पास कर दिया गया है। वीबी जी रामजी मीन्स विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल। द मूव विल मार्क अ शिफ्ट फ्रॉम अ डिमांड ड्राइवन फ्रेमवर्क टू अ सप्लाई ड्राइवन स्कीम। इस मूव के थ्रू डिमांड ड्राइवन फ्रेमवर्क को सप्लाई ड्राइवन स्कीम के थ्रू शिफ्ट किया गया है। इट मीन्स मनरेगा जो कि डिमांड ड्राइवन फ्रेमवर्क इसके अंडर प्रपोज किया गया था, वहीं वी बी जी राम जी बिल के अंडर सप्लाई ड्राइवन स्कीम के तौर पर इसको डिजाइन किया गया है। शिफ्ट फ्रॉम मनरेगा टू वीबी जी रामजी बिल। मनरेगा से वीबी जी रामजी बिल के अंदर जिस तरह से शिफ्ट किया गया है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या किए गए हैं। राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी, सप्लाई ड्राइवन एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड स्कीम। मनरेगा जो स्कीम था वो राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी उसके अंडर गिवन किया गया था, बट जो न्यू बिल है वो सप्लाई ड्राइवर एम्प्लॉयमेंट इसके अंडर प्रोवाइड कराया जाएगा। 100 डेज ऑफ वेजेज एम्प्लॉयमेंट, 125 डेजेज। मनरेगा के अंदर 100 डेजेज का वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन किया गया था। वहीं वीबी जी राम जी बिल के अंडर 125 डेज का यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट गिवन किया जाएगा। फ्लेक्सिबल बजट, बजट कैप, ईयर राउंड, सीजनल पॉज अलाउड। मनरेगा फुल्ली ईयर के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता था, बट न्यू बिल के अंडर यहाँ पर सीजनल बेस पर पॉज किया जा सकता है। मनरेगा के अंडर 90% शेयर जो होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ करता था, 10% शेयर स्टेट्स का हुआ करता था। न्यू बिल के अंडर 40% शेयर यहाँ पर स्टेट का होगा एंड 60% शेयर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमालयन स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर रिटर्न 90:10। यहाँ पर कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमालयन स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट एंड यूटीज के लिए जो एक्सपेंडिचर रेशियो है वो 90:10 प्रपोज किया गया है। की चेंजेस द प्रपोज्ड बिल इंट्रोड्यूस कंपेयर टू मनरेगा। मनरेगा के कंपेयर में न्यू बिल के अंडर क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। नंबर 1, गारंटी एम्प्लॉयमेंट डेज। द proposed bill increased the statutory guarantee of wage employment to 125 days per financial year for rural household, up from the current 100 days under मनरेगा। न्यू बिल के अंडर एम्प्लॉयमेंट डेज यहाँ पर इंक्रीज किए गए हैं। मनरेगा के अंडर 100 डेज का वर्क गिवन करने का गारंटी गिवन किया जाता था, बट न्यू बिल के अंडर अब 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट गिवन करने के लिए यहाँ पर स्टेचुरी राइट गिवन किया जाएगा। नंबर 2, स्कीम फ्रेमवर्क। इट मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम अ डिमांड ड्राइवन एंटाइटलमेंट बेस्ड सेफ्टी नेट स्कीम टू अ सप्लाई ड्राइवन मिशन ओरिएंटेड प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने जो न्यू स्कीम मनरेगा के रिप्लेसमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है, ये डिमांड ड्राइवन एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम से सप्लाई ड्राइवन मिशन ओरिएंटेड प्रोग्राम की तरफ एक शिफ्टिंग है। इट इज अलाइंड विद रूरल डेवलपमेंट विद विकसित भारत 2047 विजन। न्यू बिल जो है वो रूरल डेवलपमेंट के साथ अलाइन किया गया है। विकसित भारत 2047 का जो इंडिया का विजन है उसके साथ इसको अलाइन किया गया है। नंबर 3, फंडिंग मैकेनिज्म।
The financial model changes from a scheme where the central fully bore the wages cost of to a centrally sponsored scheme. Uh, प्रेजेंट में जो पहले जो स्कीम था, मनरेगा जो एक्ट था, उसके अंडर फुल्ली तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग किया जाता था। वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हुआ करती थी, बट अब जो उसको रिप्लेस करके न्यू बिल इंट्रोड्यूस किया गया, वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा। इट फिक्सेस 60:40 फंड शेयरिंग रेशियो बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बिटवीन कितना फंड यहाँ पर इस स्कीम के अंडर एक्सपेंस किया जाएगा, उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। स्पेशली 60:40 के बेस पर एक्सपेंडिचर किया जाएगा। नंबर ऑफ पीक एग्रीकल्चरल सीजन क्लॉज pause employment for a total of 60 days annually during peak agricultural season to ensure the availability of farm labor। फार्म लेबर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए न्यू बिल के अंडर प्रोविजन किया गया है कि 60 डेज के लिए न्यू जी राम जी स्कीम को पॉज किया जाएगा। इट वाज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन अंडर मनरेगा। मनरेगा के अंडर इस तरह का कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं था। नंबर 5, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। द न्यू लॉ एम्स टू एग्रीगेट पब्लिक वर्क इनटू अ विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट, प्रायोरिटाइजिंग वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट एंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इनिशिएटिव्स। न्यू लॉ के अंडर विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक के लिए यहाँ पर एक मिशन यहाँ पर रखा गया है, सो दैट रूरल एरियाज में वाटर सिक्योरिटी, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट एंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इनिशिएटिव्स यहाँ पर टेकिंग किए जा सकें। इट ऑल्सो इंस्टीट्यूशनलाइज विकसित ग्राम पंचायत प्लान फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग। इंटीग्रेटेड प्लानिंग के लिए न्यू एक्ट के अंदर विकसित ग्राम पंचायत प्लान भी इंस्टीट्यूशनलाइज किए गए हैं। नंबर्स, वेजेज पेमेंट। द बिल propose weekly payment of wages compared to 15-day payment window under the current मनरेगा एक्ट। करंट मनरेगा एक्ट के अंडर पेमेंट ऑफ वेजेज के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 15 डेज गिवन किए गए थे। इट मीन 15 डेज के अंदर पेमेंट वर्कर्स को गिवन करना होता था, बट न्यू बिल के अंडर प्रपोज किया गया कि ये पेमेंट वीकली बेसिस पर वर्कर्स को गिवन किए जाएंगे। In this session, we will discuss, can India become a diabetic capital of world? 900 million people will have diabetes by 2050. Strong steps needed to slow progress. ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि 2050 तक पूरे वर्ल्ड के अंदर 900 मिलियन पीपल होंगे जिन्हें डायबिटीज होगा। स्ट्रॉन्ग स्टेप टेकिंग करने की नीड है। लेक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3। व्हाई न्यूज? On International Diabetes Day, November 14, there was bitter news for nations of the world. Every year 14th नवंबर को इंटरनेशनल डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे वर्ल्ड के ज़्यादातर नेशंस के लिए एक बिटर न्यूज यहाँ पर शो हुआ। A paper published in the Lancet based on a global study recorded over 800 million adults living with diabetes with more than half not receiving treatment। लैंसेट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अंडर अबाउट 800 मिलियन अडल्ट्स हैं जो डायबिटीज सफ़र कर रहे हैं। इनमें से मोर देन हाफ ऐसे पीपल हैं जिन्हें ट्रीटमेंट गिवन नहीं किया जा रहा है या ट्रीटमेंट वो टेकिंग नहीं कर रहे हैं। इंडिया हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड। इंडिया पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट रखता है। But in 2025 report, China is on the top with about 148 million people with diabetes, and India come up second with nearly 90 million। 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री था जहां पर हाईएस्ट डायबिटिक पेशेंट हुआ करते थे। बट 2025 की इस रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना टॉप पर है। चाइना में प्रेजेंट में 148 मिलियन पीपल हैं जो डायबिटिक हैं, बट इंडिया के अंडर प्रेजेंट में 90 मिलियन पीपल डायबिटिक हैं। द यूएस कम्स थर्ड एंड पाकिस्तान फोर्थ।
यूएस थर्ड नंबर पर है, पाकिस्तान फोर्थ नंबर पर है। द टोटल नंबर ऑफ अडल्ट लिविंग विद आइदर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज इन द वर्ल्ड हैज सरपास्ड 800 मिलियन, ओवर 4 टाइम्स द टोटल नंबर इन 1990। डायबिटीज टू टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। दोनों ही टाइप के पेशेंट को इंक्लूड करके पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट 800 मिलियन पीपल डायबिटीज फेस कर रहे हैं। 1990 के कंपेयर में प्रेजेंट में ये जो नंबर है डायबिटीज पेशेंट का 4 टाइम इंक्रीज हुआ है। ऑफ दिस 800 मिलियन, ओवर अ क्वार्टर 212 मिलियन लिव इन इंडिया विद अनदर 148 मिलियन इन चाइना। 800 मिलियन डायबिटिक पेशेंट में से वन क्वार्टर, इट मीन्स अबाउट 25% डायबिटिक पेशेंट, अबाउट 212 मिलियन इंडिया में लिविंग कर रहे हैं विद अनदर 148 मिलियन इन चाइना। व्हाट इज डायबिटीज? Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas can no longer make insulin or the body cannot make a good use of insulin it produces. डायबिटिक एक क्रोनिक डिसीज है, एक ऐसा डिसीज जिसमें पैनक्रियाज इंसुलिन फॉर्म नहीं कर पाता है या फिर हमारा बॉडी पैनक्रियाज के द्वारा फॉर्म किए गए इंसुलिन को गुड यूज नहीं कर पाता है। इस तरह की सिचुएशन को डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन इज एन इम्पोर्टेंट हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। Hyperglycemia, not being able to produce or use insulin effectively, leads to raised glucose level in the blood, known as hyperglycemia. Hyperglycemia एक ऐसी हेल्थ रिलेटेड इशू है जिसमें हमारा बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है या फिर इंसुलिन को इफेक्टिवली तरीके से यूज नहीं कर पाता है। इसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल रेज होता है। दिस इज नोन एज हाइपरग्लूकेमिया। Long-term impact. Over the long term, high glucose level can cause damage to the body and failure of various organs and tissues. लॉन्ग टर्म के लिए अगर ग्लूकोज लेवल हाई रहता है देन ये बॉडी को डैमेज कर सकता है, बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज को फेल कर सकता है। डायबिटीज इज अ मेजर कॉज ऑफ किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। डायबिटीज की वजह से किडनी फेल्योर हो सकता है, ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज, a condition in which immune system destroy insulin making beta cell in pancreas. टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज के अंडर इंसुलिन मेकिंग बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट मीन्स यहाँ पर बॉडी का इम्यून सिस्टम ही बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है। बीटा सेल पैनक्रियाज के अंडर इंसुलिन मेकिंग सोर्स है। आवर बॉडी प्रोड्यूस वेरी लिटिल और नो इंसुलिन। हमारा जो बॉडी होता है वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट की बॉडी में, स्पेशली जिन पर्सन्स को टाइप 1 डायबिटीज है उन पर्सन्स के अंडर बॉडी या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है या फिर वेरी लिटिल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। रिक्वायर्स डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल अंडर कंट्रोल। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर डेली एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज बिकॉज यूजुअली डायग्नोस्ड इन चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। टाइप 1 डायबिटीज जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ये चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। सिम्टम्स: एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, थ्रस्ट थर्स्ट, वेट लॉस, कांस्टेंट हंगर, विजन चेंजेस एंड फैटिग। टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट को एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन का प्रॉब्लम हो सकता है, थर्स्ट उन्हें बहुत ज़्यादा फील हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, कांस्टेंट हंगर, विजन चेंजेस एंड फैटिग उन्हें फील हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज occurs due to ineffective use of insulin that body produce. टाइप 2 डायबिटीज तब होता है जब किसी पर्सन की बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होती है बट उनका बॉडी इफेक्टिवली तरीके से उसको यूज नहीं कर पाती है। मोर देन 95% ऑफ पीपल विद डायबिटीज हैव टाइप 2 डायबिटीज। 95% से ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज के जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज हैं। लाइटली ड्यू टू एक्सेस बॉडी वेट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। टाइप 2 डायबिटीज का जो मेन रीजन होता है वो एक्सेस बॉडी वेट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी है।
Symptoms may be similar to those of type 1 diabetes but are often less marked. What is 2030 WHO टारगेट फॉर डायबिटीज? डायबिटीज से रिलेटेड WHO का 2030 का क्या टारगेट है? 5 global target for 2030. Number, diagnosis. 80% of people with diabetes are diagnosed. Glycemic control. 80% of diagnosed individuals have good blood sugar control. Blood pressure control. 80% of diagnosed individuals have blood pressure below 140 upon 90 mmHg. Study news. 60% of people with diabetes aged 40 plus receive cholesterol lowering medication. Type 1 diabetes access. 100% of people with type 1 diabetes have access to affordable insulin and blood glucose self monitoring. 2030 तक के लिए टारगेट रखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज के सभी पेशेंट को अफोर्डेबल इंसुलिन प्रोवाइड कराया जाए। व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ डायबिटीज? डायबिटीज के वेरियस कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कंजप्शन ऑफ अनहेल्दी फूड, हाई कैलोरी फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड सैचुरेटेड फैट एंड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल आर टू मेजर कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज। डायबिटीज के लिए जो टू मेजर कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें हाई कैलोरी फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड सैचुरेटेड फैट एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये वो मेजर कॉज हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग रेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज बाय 30 to 40% compared with those who do not smoke। सिगरेट भी किसी भी पर्सन के अंदर डायबिटीज रिस्क को 30 to 40% तक इंक्रीज कर सकता है। Nicotine, the addictive substance in tobacco, impair the function and amount of insulin producing beta cell, thereby affecting insulin production and regulation of glucose production, which together play an important role in the onset of diabetes। सिगरेट स्मोकिंग के अंदर जो निकोटिन होता है, निकोटिन एक एडिक्टिव सब्सटेंस है जो कि बीटा सेल के थ्रू प्रोड्यूस किए गए अमाउंट ऑफ इंसुलिन के फंक्शन को इम्पेयर कर सकता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन एंड ग्लूकोज प्रोडक्शन रेगुलेशन अफेक्ट हो सकता है और इसकी वजह से डायबिटीज यहाँ पर किसी भी पर्सन को हो सकता है। निकोटिन ऑल्सो इंक्लूड इंसुलिन रेजिस्टेंस, अनदर फैक्टर कॉजिंग डायबिटीज। निकोटिन जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंड्यूस करता है जो कि डायबिटीज का एक अनदर फैक्टर है। दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड। In this session, we will discuss, does India need biosecurity measures? What is the status of biosecurity in India? New age biotechnologies and the power to understand biology better. But today biotechnologies are using biological agents to target humans. न्यू एज टेक्नोलॉजीज के थ्रू बायोलॉजी को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, बट आज की बायोटेक्नोलॉजीज बायोलॉजिकल एजेंट का यूज करके ह्यूमंस को टारगेट कर रहे हैं। Thus, biosecurity measures need to be upgraded। यही वजह है कि बायोसिक्योरिटी मेजर्स को वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में अपग्रेड करने की नीड है। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? Biotechnology, a technology which uses living organism or other component to create useful product via technique like genetic engineering। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, सच एज मेडिसिन, जीएम क्रॉप, बायोफ्यूल। मेथड्स कवर ट्रेडिशनल मेथड्स, फर्मेंटेशन एंड मॉडर्न डीएनए मैनिपुलेशन फॉर हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ मॉडर्न डीएनए मैनिपुलेशन किया जाता है, स्पेशली हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्री सेक्टर में आज बायोटेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इट इज अ रैपिड इवॉल्विंग फील्ड इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन वेलबींग, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बायोटेक्नोलॉजी एक रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है जो कि ह्यूमन वेलबींग, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज बायोसिक्योरिटी? Biosecurity set of practices and systems designed to deter the intentional misuse of biological agents, toxins and technologies। बायोसिक्योरिटी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस का सेट है जो कि बायोलॉजिकल एजेंट के इंटेंशनल मिसयूज को डेटर करता है, बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स,
टेक्नोलॉजीज के मिसयूज को यहाँ पर डेटर करता है। covers covers everything from safeguarding labs, handling dangerous pathogens, to detecting and containing an intentional outbreak of a pathogen. Biosecurity is not only about protecting human health from pathogens, but extend to agriculture and animal health too. बायोसिक्योरिटी ओनली ह्यूमंस को पैथोजन से प्रोटेक्ट करना नहीं है, बट ये एग्रीकल्चर एनिमल हेल्थ से भी रिलेटेड है। व्हाई डज इंडिया नीड बायोसिक्योरिटी? इंडिया को बायोसिक्योरिटी का नीड क्यों है? नंबर वन, इंडिया जियोग्राफी एंड इकोलॉजी मेक इट वल्नरेबल टू क्रॉस बॉर्डर बायो रिस्क। इंडिया की जियोग्राफी एंड इकोलॉजी इंडिया को बायो रिस्क के लिए वल्नरेबल बनाती है। नंबर टू, इंडिया डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड लार्ज पॉपुलेशन मेक द थ्रेट मोर डेंजरस। बिकॉज इंडिया का ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है, एंड इंडिया का वर्ल्ड में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। यही वजह है कि इंडिया के लिए बायोसिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Number 3, misusing by non-state actors. While India has not had any explicitly known biosecurity attack, there have been reports of the alleged preparation of the toxin rinsing for potential use in a terror attack. ऐसा एक्सपर्ट किया गया है कि टेरर अटैक में भी टॉक्सिन रिंसिंग का यूज यहाँ पर किया जा सकता है। स्पेशली ये कास्टर ऑयल के थ्रू ड्राइव किया जाता है। Non-state actors may use biological tools, reinforcing the urgency of robust biosecurity. Non-state actors बायोलॉजिकल टूल्स का यूज कर सकते हैं। यही वजह है कि बायोसिक्योरिटी को हमें रोबस्ट करना होगा। नंबर 4, रैपिड स्पीड ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज हैव एंडोड ह्यूमन कंट्रोल ओवर बायोलॉजी, increasing the chances of malicious actors experimenting with bioweapons development. हाउ बायोसिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन इंडिया? इंडिया में बायोसिक्योरिटी किस तरह से इंश्योर किया जाता है? नंबर वन, द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ओवरसी रिसर्च गवर्नेंस एंड सेफ्टी फ्रेमवर्क फॉर लैब्स। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायोसिक्योरिटी से रिलेटेड रिसर्च एंड गवर्नेंस को ओवरसी करता है। नंबर टू, द नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल मैनेज आउटब्रेक सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स। इंडिया में आउटब्रेक सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स को मैनेज करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन की गई है। नंबर थ्री, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मॉनिटर्स लाइव स्टॉक बायोसिक्योरिटी एंड ट्रांसबाउंडेड डिसीज। लाइव स्टॉक बायोसिक्योरिटी एंड ट्रांसबाउंडेड डिसीज को मॉनिटर करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी रिस्पॉन्सिबल है। नंबर फोर, द प्लांट क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रेगुलेट एग्रीकल्चर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को डील करने के लिए प्लांट क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी लॉ। इंडिया में बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी से रिलेटेड लॉ क्या है? नंबर वन, एनवायरमेंट एक्ट 1986 गवर्न हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इंडिया में हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को गवर्न करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर प्रोविजन किए गए हैं। नंबर ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005 क्रिमिनलाइज बायोलॉजिकल वेपन्स। बायोलॉजिकल वेपन्स को इस एक्ट के अंडर क्रिमिनलाइज किया गया है। नंबर थ्री, रूल्स एंड गाइडलाइंस। इंडिया has also developed biosafety rules 1989 and specific guidelines were released in 2017 for the purpose of recombinant DNA research and biocontaminant. The National Disaster Management Authority has the detailed guidelines on the management of biological disasters. Number 4, member of Biological Weapons Conservation and Australia Group. India is also part of the international platform that emphasize biosecurity, such as the Biological Weapons Convention and Australia Group. Number 5, India has multiple agencies engaged in biorisk reduction, lab regulation, public health surveillance, agriculture production, and a unified national biosecurity framework is still evolving. Biological Weapons Convention 1975। बायोलॉजिकल वेपन्स कॉन्वेंशन 1975 में कंडक्ट किया गया था। कॉन्वेंशन रीजन इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ बायो वेपन्स डेवलपमेंट, बिकॉज बायो वेपन्स डेवलपमेंट के इंस्टेंसेस
बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे। यही वजह है कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1975 में कंडक्ट किया गया। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी था रिलेटेड टू बायो वेपन्स ऑब्जेक्टिव prohibited the use and development of biological weapons of mass destruction। मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड बायोलॉजिकल वेपन्स के यूज एंड डेवलपमेंट को प्रोहिबिट करना बायोलॉजिकल वेपन्स कॉन्वेंशन 1975 का मेन ऑब्जेक्टिव था। फोर सिग्नेटरीज टू डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स, सिग्नेटरी कंट्रीज के पास जितना भी एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर कंट्रीज को फोर्स किया गया। In this session, we will discuss about Shanti Bill 2025. It is India's biggest nuclear move. Why a news? Government introduced शांति बिल इन लोकसभा। गवर्नमेंट ने लोकसभा में शांति बिल इंट्रोड्यूस किया है। शांति मीन्स सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। What is the aim of Shanti Bill? To incentivize private sector participation, both Indian and foreign, into nuclear power production. शांति बिल का मेन एम न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में इंडियन एंड फॉरेन प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंसेंटिवाइज करना है। इट विल रिप्लेस इंडियाज एग्जिस्टिंग लॉ सच एज एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। शांति बिल के थ्रू यहाँ पर टू एग्जिस्टिंग लॉ को रिप्लेस किया गया। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। की डिटेल ऑफ शांति बिल फुल फॉर्म सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पर्पज to participate private companies in the construction, ownership and operation of nuclear power plant, a field previously monopolized by the state-owned entities like the Nuclear Power Corporation of India Limited। न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन, ओनरशिप एंड ऑपरेशन में प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन को बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बिकॉज प्रीवियसली यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के अंडर में ये सारे वर्क इसी के अंडर में आया करते थे। रिप्लेस एग्जिस्टिंग लॉ, रिपील एंड रिप्लेस टू एग्जिस्टिंग लॉ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010। Attracting investment, a major goal is to attract domestic and international private capital to help achieve the ambitious target of 100 gigawatt of nuclear power capacity by 2047। इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है कि 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इस्टेब्लिश करना है। इस कैपेसिटी को अचीव करने के लिए डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लायबिलिटी रिफॉर्म्स, the legislation propose a more pragmatic civil liability framework that kept the operators' right to recourse against suppliers, addressing a major concern that had deterred foreign investment and technology transfer since 2010. Promote new technology. The bill focus on promoting the large-scale deployment of small modular reactor (SMRs), which are smaller, faster to deploy, and more flexible than traditional large reactor। Regulatory framework, it establishes a robust regulatory framework and proposes a specialized tribunal to handle nuclear related dispute efficiently। Conclusion, the introduction of the Shanti Bill is considered a significant policy shift, positioning nuclear energy as a vital component of India's clean energy strategy alongside solar and wind power to ensure round the clock reliable electricity supply। So thanks for watching this video।